वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे कि हमारे जो इन्वायरमेंट्स में है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, आज हम फिर से वही चैप्टर आवर इन्वायरमेंट का स्टडी कराएंगे, जिसमें आज हम बताएंगे कि आवर इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। देखिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, यानी पर्यावरण में जो प्रॉब्लम समस्याएं आ रही है। ठीक है, पर्यावरण में जो समस्याएं बन रही है वो क्यों हो रही है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, चेंज इन द इन्वायरमेंट आफ्टर इन द आवर एक्टिविटीज, चेंज इन द इन्वायरमेंट अराउंड अस, दिस लेड टू इन द स्लो degradation of the environment that cause many environmental problems. For example, depletion of the ozone layer and waste disposal. हमारे इस इन्वायरमेंट में जो है ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम, बट आपका जो सिलेबस है इसमें बताई गई है इस टॉपिक्स में कि आपको यहाँ पर जो है ओजोन लेयर से रिलेटेड और वेस्ट डिस्पोजल जो होते हैं उससे होने वाले प्रॉब्लम्स जो बन रहे हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट आ रहा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन याद रखिएगा, ओजोन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 होता है। ठीक है, O3 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमने बताया था कि ओजोन लेयर ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंस। Layer is largely formed in the stratosphere, which is the part of our atmosphere from 12 km to 50 km above sea level. कहा गया ओजोन लेयर जो है हमारे समुद्र तल से लगभग जो है 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड ओजोन स्फीयर, और वह एरिया कहलाता है ओजोन स्फीयर कहलाता है, यानी ओजोन मंडल कहलाता है। Ozone is deadly poisonous at the ground level. Ozone is formed as the result of the following photochemical reaction. अब यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से ओजोन लेयर जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, यानी प्रकाश के प्रेजेंट में वहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो कैसे होते हैं इसके बारे में यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, तो O+O स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वो टूटता है। ठीक है, तो इसका टूटने का जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, 18,000 एंगस्ट्रॉम टू 2,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यानी 1800 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो इतना वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब ये स्प्लिटिंग करता है तो वह जाकर के ऑक्सीजन प्लस O, O2 प्लस O, एरो O3 ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है जो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे लिखा है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ विच absorb मोस्ट ऑफ द हार्मफुल UV, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। जैसा कि इसमें बताई गई है कि ओजोन लेयर जो है एक प्रोटेक्टिव
ब्लैंकेट की तरह है जो हमारे धरती को, हमारे जो अर्थ है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करता है। किससे? तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से ये हमारे अर्थ को जो है सेव करता है। अल्ट्रावायलेट रे जो है एक हार्मफुल रेडिएशन है, ठीक है, जो सन से निकलता है, thus protecting the living beings of the earth from health hazard like skin cancer, cataract in eyes, weakened immune system, destruction of plants etc. इसमें बताई गई है कि जैसे ये अल्ट्रावायलेट रे हमारे अर्थ पर पहुंचती है तो वह लिविंग बींग्स जितने भी हैं, ठीक है, उसके हेल्थ को नुकसान करता है। इसके साथ साथ किस तरह से करता है? तो स्किन कैंसर हो सकती है, ठीक है, आइज़ खराब हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स का जो है इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। इसके अलावा प्लांट जितने भी हैं वह उसे भी नुकसान होता है, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 एंड वाज टर्म्ड एज ओजोन होल। ऐसा पाया गया है, ऐसी खोज की गई है कि 1985 के आसपास, ठीक है, अंटार्कटिका जो है, ठीक है, वहाँ के ओजोन लेयर में होल हो गई है, जिसे कहा गया ओजोन होल नाम दिया गया है उसे, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs, देखो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ CFCs, ठीक है, इसका मीनिंग्स यही होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, स्टेप्स टेकन टू लिमिट डैमेज ऑफ ओजोन लेयर। कैसे जो है ओजोन लेयर डैमेज हो रही है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ए सिंथेटिक इनर्ट केमिकल, फॉर एग्जांपल फेरॉन, which are used in the refrigerators and also in fire extinguishers cause ozone depletion in the upper atmosphere। जैसा कि बताई गई है, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके कारण जो है ओजोन लेयर डैमेज हो रहे हैं। तो क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बताई गई है, फ्रेन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसके साथ साथ हम लोग जो शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं वो भी है। इतना ही नहीं, हम लोग परफ्यूम अपने बॉडी में जो यूज़ करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जो CFCB को बढ़ाता है, ठीक है। A single chlorine atom can destroy 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। कहता है एक सिंगल जो है क्लोरीन, ठीक है, वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को जो है तोड़ देता है। UNEP, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा इसे।
did an excellent job in horizon and agreement to freeze CFC production at 1986 levels Kyoto Protocol by all countries। एक सम्मेलन की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें सभी को बताया गया था, सभी कंट्री ने इसमें इन्वॉल्व हुआ था और उन लोगों ने ऐसा बताया था कि भाई हम लोग को मिल कर के जो है ये ओजोन जो लेयर में जो प्रॉब्लम हुई है उसे सेफ रखना है और CFC वाले जितने भी प्रोडक्ट है उस पर लिमिटेशन रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बताई गई है द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल chemical substance like pesticide in the body of living organisms at a trophic level at the food chain is called biological magnification। जैसा कि इसमें बताई गई है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ए ट्रैफिक लेवल फॉल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी होता क्या है कि जितने भी ठीक है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है वह फूड चेन के थ्रू एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, लिखा है ना, केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रैफिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी एक जो है पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कुछ ऐसे ठीक है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का जो है चले जाना ही कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रास 10 ppm DDT, डियर में चले गए 200 ppm DDT, लाइन में हो गई 5000 ppm DDT। तो इस तरह से जो है DDT का जो है लेवल्स हमेशा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और ये द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन हर ह्यूमन बॉडी, इसी तरह से मनुष्य में भी होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गार्बेज डिस्पोजल। ठीक है भाई, गार्बेज डिस्पोजल क्या है? द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज in demand of consumer goods have created a major problem in the form of waste garbage accumulation and its disposal, especially in urban area। हम देखते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्रों में ठीक है अर्बन क्षेत्रों में जो होती है एरिया में जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, औद्योगिकरण हो रही है, जिसके कारण कंज्यूमर को अच्छे चीज़ों की ज़रूरत होती है और जिसके कारण अगर ना मिलती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और वह चीज़ों को जब हम फेंक देते हैं तो वही वेस्ट गार्बेज कहलाती है। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन इन द साइंटिफिक वे। There are different methods of waste disposal. The method to be used depend on the nature of the waste. Some of the important modes of waste disposal are incineration, यानी जो मटेरियल्स जो होते हैं हम लोग कचरा को जलाने की बात की जा रही है। The burning of waste on high temperature to from ash is called incineration। यानी कहा गया है कि सब कचरे को हाई टेम्परेचर पर जो हम जलाते हैं तो वहाँ से जो राख प्राप्त होती है उसी को कहा गया है कचरे को जलाना। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन इंसिनरेटर। इंसिनरेशन इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, सेकेंड आता है पॉइंट ओपन डंपिंग।
ठीक है। ओपन डंपिंग मीन्स समझ नहीं पा रहा है, कचरे को खुला में छोड़ देना। A conventional method in which should waste are dumped in selected area of a town in actually cause pollution। होता क्या है कि सॉलिड वेस्ट हो गया, वो सब को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और टाउन के कोई एरिया में उसे हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण वहाँ पोल्यूशन बढ़ती जाती है। उसके बाद है लैंड फिलिंग्स। Wastes are dumped in low living area and are compacted by rolling with the bulldozers। बताया गया है कि जो भी वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उसे जहाँ पर बहुत कम आबादी वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जाकर उसे डंप कर दिया जाता है, ठीक है, और उस पर बुलडोज़र्स, ठीक है, रोलिंग विथ बुलडोज़र्स, उस पर रोलिंग कर दिया जाता है, बुलडोज़र से वहाँ ढक दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्टर्ड इनटू द कंपोस्ट पिट। जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेस होते हैं उसे हम लोग एक गड्ढे में खोदेंगे, उसका साइज होना चाहिए 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। इट इज़ देन कवर्ड विथ द थिन लेयर ऑफ सॉइल, और उसे मिट्टी के पतले लेवल से उसे ढक देना है। आफ्टर अबाउट 3 months इन द सेम गार्बेज फिल्टर इनसाइड द पीट चेंज इनटू ऑर्गेनिक मैनर्स। इसके बाद जो है लगभग जो है 3 महीने, 3.5 महीने, ये 4 महीने के बाद जो यहाँ 3 महीने लिखा हुआ है, उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक मैनर, यानी जैविक खाद में बदल जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है वेस्ट मटेरियल को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिसाइकलिंग। आपको पता है कि द सॉलिड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू द कंस्यूज सिंपल मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स आर देन यूज्ड टू मेक न्यू आइटम्स। इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, मेटल कैन बी रिसाइकल। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसे फिर से हम रिसाइकलिंग यूज़ करने के बाद जो है उसी प्लास्टिक को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। उसके बाद रीयूज़, ए वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक of using in the item again and again. For example, paper can be reused for making envelope etc. reuse में बताया गया है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम फिर से पुनः यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पेपर के बारे में, इससे envelope भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। ये चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं।